बारिश से धनगढ़ी नाला उफान पर है। बरसाती नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई और 400 मीटर तक पानी के साथ तेज बहाव में ये कार बहती चली गई। धनगढ़ी नाला उफान पर है। भारी बारिश की वजह से रामगढ़ का ये मामला है, जहां पर 400 मीटर तक तेज बहाव में एक कार बहती हुई चली गई। जान जोखिम में डालकर इस नाले को लोग पार कर रहे हैं। तो भारी बारिश की वजह से रामनगर में तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक कार पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई चली जाती है। बरसाती नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई और कल भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक सेंट्रो कार पानी के साथ बह गई थी और आज भी एक कार पानी के साथ बहती हुई चली गई। हमारे साथ संवाददाता आसिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। आसिफ, फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति है? एक कार की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इतनी तेज इस पानी का बहाव है कि ये कार इस पानी के साथ बहती हुई चली जाती है। फिलहाल कौन लोग इस कार के अंदर सवार थे, क्या उनको बचाया जा सका या फिर नहीं, और स्थिति मौके पर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो उसका पूरा असर रामनगर में देखने को मिल रहा है। और ये दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है, जो रामनगर के धनगढ़ी में एक बरसाती नाला है। ये नदी से भी ज्यादा उग्र रूप धारण कर चुका है और इसमें लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार पानी बढ़ रहा है और कई घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसी तरह का ये हादसा एक हुआ है जिसमें एक कार बही है और हालांकि गनीमत रही कि इसमें स्थानीय लोगों ने कार सवारों को पहले निकाल लिया। 6 लोग इसमें सवार थे, एक पूरा परिवार, उनको बचा लिया गया, लेकिन कार को नहीं बचा पाया। लेकिन अगर यहाँ पर स्थिति ऐसी लगातार आसिफ बनी हुई है तो क्यों लोगों को रोका नहीं जा रहा यहाँ जाने से? देखिए, लोगों की जरूरतें बहुत बड़ी हैं और ये आपदा भी उनके सामने छोटी नजर आ रही है, क्योंकि एकमात्र रास्ता है जो कुमाऊं और गढ़वाल को रामनगर और दिल्ली से जोड़ता है और इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं और उनकी जो आवश्यकता है वो इन आपदाओं से भी बड़ी है। तो क्या ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी? इसके लिए कोई इंतजाम खास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं आसिफ? देखिए, आपदा प्रबंधन की एक टीम वहां लगी है, लेकिन 2 नाले हैं तो वो टीम या तो पहले फंस जाती है या फिर वहां पर भी लोग होते हैं तो वो स्थानीय लोगों की मदद ही से ही लोगों को बचाया जाता है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरी तरीके से जिंदगियों पर खतरा है। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर कल की आपको हम दिखा रहे हैं और एक तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही दिन एक ही हादसा ऐसा ही हुआ है। कल भी एक कार पानी में बह गई थी और आज भी एक कार पानी में बह गई। कड़ी मशक्कत से स्थानीय लोगों को तो बचा लिया, लेकिन कार को नहीं बचा सके। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं, घरों में लोग खौफ में जी रहे हैं। पहाड़ों पर कई दिन से लगातार जारी मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ऋषिकेश की है, दूसरी तस्वीर मसूरी, रामनगर, चमोली और पौड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते जाम हो गए हैं। उस मलबे को हटाने का काम लगातार जेसीबी मशीन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की जान आफत में पड़ गई है। एक बस को आप देखिए किस तरह यहाँ पर ये बस स्लिप हो गई रास्ते पर, क्योंकि तेज बारिश है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लगातार सड़क जाम है, मलबा सड़क पर आ रहा है और जो बरसाती नाले वो उफान पर हैं। इसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो तेज बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी पर बन आई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बाजार में बारिश के चलते कीचड़ जमा हो गई है। सीवर से गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि गंगा का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। आज गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए हरिद्वार की सभी बाढ़ चौकियों को जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, गलियों में, बाजारों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है।
जो नालियां हैं वो भर गई हैं, सीवर का पानी सड़कों पर आ रहा है, कीचड़ जमा हो गई है जगह जगह। ऋषिकेश व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों पर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नदी नालों से लगे इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। ऋषिकेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों का पानी उफान पर है। बता दें कि ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का कुछ हिस्सा भी गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के कारण जलमग्न हो गया है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर नीचे है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर स्थित बीन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी को पार करते हुए कुछ वाहन बीन नदी में फंस गए। स्थानीय लोगों ने किसी भी तरीके से कड़ी मशक्कत करके इन वाहनों को वहां से निकाला। जो लोग हैं उनकी मदद की है, लेकिन 24 घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। सीवान जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां चैसर गांव में सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान भर भराकर गिर पड़ा। हादसे में 2 बच्चों और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 3 परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, फिलहाल इलाके में स्थिति कैसी बनी हुई है? एक मकान गिर पड़ता है, इसमें जनहानि होती है, एक महिला घायल बताई जा रही है, स्थिति क्या है मौके पर? बताऊं कि जिस तरह से यहाँ लगातार मौसम खराब हो रहा है, उस वजह से हादसा देखने को मिला है। पुराना मकान था, जर्जर स्थिति में था और लगभग जो समय बताया गया 3 बजे का है जिस समय हादसा हुआ और उसमें 4 लोग जो थे परिवार के सदस्य, पति पत्नी और 2 बच्चों सहित वो मलबे में दब गए। उसके बाद रेस्क्यू करके उनको किसी तरह बाहर निकाला गया। उनको जिला चिकित्सालय भी लाया गया। हॉस्पिटल में सांसें चल रही थी, लेकिन उसके बाद चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। रुड़की के गणेशपुर में मुख्य मार्ग धंसने के कारण 4 मकानों में दरार आ गई, जिससे कि मकान में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। मकानों में दरार आने और दीवार खिसकने की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने चारों मकानों को तत्काल रूप से खाली करवाकर वहां लोगों को कहीं और शिफ्ट करवा दिया है, कहीं और उनके रहने की व्यवस्था करवाई गई है। स्थानीय लोगों में शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी गुस्सा भी देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में स्थानीय लोग और जॉइंट मजिस्ट्रेट का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जो पहले मिली थी कि शिकार से सड़क घुसने का प्रकरण आया है सामने, जिसमें कुछ नुकसान पहुंचा है, तो सर्वप्रथम यही प्रयास है कि कोई कैजुअलिटी ना हो तो लोगों को मुक्त करवाया जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो भी ये पब्लिक का लॉस हुआ है, इसमें जांच करवा करके निश्चित किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, किसकी लापरवाही रही। साथ ही साथ अभी इंटरिम रिलीफ क्या दी जा सकती है जिससे कि फर्दर बारिश के दौरान और नुकसान ना हो मकानों को, इसका फैसला। 100 फुट का जो सड़क का टुकड़ा है वो धस चुका है। आप देख सकते हैं इस गली के अंदर भी एक बहुत बड़ा पीस जो है सड़क का वो धस चुका है। एडीबी द्वारा जो कार्य किए गए वास्तव में शहर के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और लगभग 4 मकानों की यहाँ पे स्थिति है जो मकान गिराऊ हालत में हो चुके हैं फिलहाल। देखिए, जिम्मेदारी तय करना भी इस समय उचित नहीं है। ये जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासन इसकी जाँच कराए, जो भी उसमें निकल के आएगा जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन फिलहाल हमें इतना कहना है कि जो लोग भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं उनको तत्काल राहत मिलनी चाहिए, उसके लिए सब लोग लगे हैं। और नमामि बंसल जी भी यहाँ पर हैं, जो हमारे एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सारा प्रशासन है, विद्युत विभाग भी यहाँ आ रहा है, एडीपी के लोग भी आ रहे हैं और इस समय क्या रिलीफ हो सकता है वो देखा जा रहा है। आपके सामने सब गड्ढे देख लो, आप दरारें देख लो, मकान के गिरने देख लो। मेयर साहब आए थे, मेन गुप्ता जी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, अपना जो हल्का इंचार्ज है वो आए थे, सबने अपनी स्पीच दी। क्या है, सिर्फ मीडिया को स्पीच दी और अपना चले गए। मकान वाले जिनके परेशान है वे परेशान है, उनको कोई फर्क नहीं होने में मतलब है भैया। और पिछले लगभग 5-6 दिन से ये यहाँ का ये हाल है। पार्षद को भी इसकी फोटो मैंने खुद अपने मोबाइल से भेजी है, किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और आज एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका है और अभी भी यहाँ पर प्रशासन की कोई आंख नहीं खुली है। ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया यहाँ पर। उनको सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ के मजा लेना आता है। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर आपदा से हुए क्षति का आकलन कर मुआवजा के लिए प्रस्ताव बनाया जाए। साथ ही जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है
उनमें से कई लोग अभी भी पुराने मकानों में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत नोटिस देकर खाली करवाया जाए। देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी ये संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना काल में जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 150 के करीब आत्महत्या हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं। लगभग आज बहुत चिंताजनक समाचार छपा है कि देश के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी ये संख्या बहुत बड़ी है। हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना जन्य जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीने भी छोड़िए, लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं, जिनके सामने एक लंबा भविष्य था। वो अवसाद में मौत का फंदा अपने गले में डाला। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम कॉलोनी में पबजी गेम खेल रहे 2 युवकों ने सल्फास खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक देर रात करीब 1:30 बजे तक पबजी गेम खेलते रहे। रात करीब 2:30 बजे दोनों अचानक दर्द से तड़पने लगे। उनके पास जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पबजी दुनिया भर में खेला जाने वाला पॉपुलर गेम है। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है पबजी गेम। भारत में पबजी गेम के 5 करोड़ से ज्यादा दीवाने हैं। पबजी का पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड है। इसके साथ ही इसका हिंदी में अर्थ होता है युद्ध भूमि में अनजान खिलाड़ी। जी हाँ, इसके बाद दुनिया भर में 400 मिलियन से ज्यादा लोग पबजी खेलते हैं। पूरी दुनिया भर का आंकड़ा है। ब्लू व्हेल गेम पर प्रतिबंध लगने के बाद 2017 में पबजी गेम लॉन्च हुआ था। साउथ कोरिया की कंपनी ने पबजी गेम को लॉन्च किया। यह गेम एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित है। फिल्म में सरकार छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने के लिए भेज देती है। पबजी में करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट के जरिए छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और फिर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। खिलाड़ी तब तक एक दूसरे को मारते रहते हैं जब तक केवल एक खिलाड़ी ना बच जाए। तो नशे से भी ज्यादा खतरनाक है पबजी गेम की लत। इस गेम की लत ड्रग्स की लत से भी ज्यादा खतरनाक है। WHO ने गेम खेलने की लत को एक मानसिक बीमारी बताया है। पबजी गेम की लत से बच्चों की रातों की नींद भी गायब हो जाती है। लगातार पबजी गेम खेलने से एंजाइटी की समस्या लोगों में बढ़ रही है। बच्चों को धीरे धीरे मानसिक रोग की ओर ये गेम ले जाता हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल फोन पर वीडियो देखने से ज्यादा लोग पबजी गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने में लोग रोजाना 1 घंटे से भी ज्यादा का समय अपना इसमें खर्च कर देते हैं। पबजी गेम के कारण टीवी देखना लोगों का अब कम हो गया है। तो 4 सितंबर से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा इस बार 10 अक्टूबर तक ही चलेगी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन एक दिन में केवल 100 तीर्थयात्रियों को ही हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु इस साल हेली सेवा और पालकी की सेवा भी नहीं ले पाएंगे। 3 सितंबर को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए पंच प्यारे रवाना होंगे। तो एक दिन में 100 यात्रियों के जाने की अनुमति होगी। 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है।
तो 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर तक ही हेमकुंड साहिब यात्रा चलने वाली है। 4 सितंबर से 10 अक्टूबर एक दिन में 100 यात्रियों को हेमकुंड जाने की अनुमति होगी। 50 स्थानीय घोड़े खच्चरों को जाने की अनुमति होगी। साथ ही हेली और पालकी सेवा पर सरकार ने रोक लगा दी है। 3 सितंबर को गोविंद घाट से पंच प्यारे रवाना होंगे। 4 सितंबर को पंच प्यारे की अगुवाई में पट खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना यहां पर जरूरी होगा। श्रद्धालु घांगरिया से हेमकुंड तक प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। घांगरिया से हेमकुंड साहिब पैदल मार्च पर यहां पर कमल खिले हुए हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद अब हरिद्वार के संतों ने मुंबई के पालघर में हुई संतों की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग उठा दी है। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सभी साधु संतों के जरिए इस मांग को तेज कर दिया है ताकि संतों की हत्या में सभी दोषियों को सजा मिल सके और संतों को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि पालघर में भीड़ ने संतों की पीट कर हत्या कर दी थी। तो अब पालघर मामले की भी सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। पालघर में संतों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक भीड़ आई बर्बरता पूर्वक संतों की उन संतों की जो सहज और शांत प्रकृति के संत थे। आज तक उस पर कोई ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर के संत समाज में, भक्त समुदाय में, धार्मिक संगठनों में बड़ा आक्रोश रहा, अभी भी है। पूरे देश में एक इस बात की व्याकुलता है कि उन संतों के साथ न्याय नहीं हुआ है। जिस प्रकार का के आरोप पत्र दाखिल किए गए वे संतोषजनक नहीं है और ना ही कोई ढंग से न्याय मिलने वाला है। भारत के सभी संत और अनेक धार्मिक संगठन ये बार बार मांग करते रहे कि उनकी सीबीआई जांच। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर मित्रपुरम में किराए पर रहने वाली महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। किराएदार नरेश अपनी पत्नी उषा के साथ रहता था। रोज की तरह वो अपने काम पर गया हुआ था। शाम को जब वो अपने कमरे पर वापस पहुंचा तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। जैसे ही नरेश ने दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी उषा की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भी अलग अलग तरह के नियम लागू कर प्रशासन खुश नजर आ रहा है। 2002 के फलपट्टी नियम का हवाला देकर 2018 में रामनगर के किसानों का हक मारा जा रहा है। रजिस्ट्री विभाग में किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री तो की जा रही है, लेकिन पिछले 3 साल से उनके मालिकाना हक नहीं दिए जा रहे। आपको बता दें कि 2002 में रामनगर शहर और उसके आसपास के 26 गांवों में फलपट्टी बनाई गई। ये फलपट्टी रामनगर के बाग बगीचों को अधिक विकसित करने और रामनगर के किसानों के फायदे के लिए बनाई गई थी। उसके बाद किसानों को कृषि के रूप में जमीनें बेचने और खरीदने के पूर्ण अधिकार थे, लेकिन अचानक बिना किसी नियम या आदेश से साल 2018 में प्रशासन ने रामनगर के किसानों की दाखिल खारियाजा नाम परिवर्तन पर रोक लगा दी गई। 2002 के नियम के बावजूद भी 2018 तक दाखिल खारिज होता रहा, लेकिन 2018 में दाखिल खारिज बिना किसी आदेश के बंद कराया गया, जबकि जमीनों की रजिस्ट्री आज भी की जा रही है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2000